हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम इग्नू के सब्जेक्ट IBO 2 को। ये इसका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन मूलभूत सिद्धांत, मीन्स इंटरनेशनल मार्केटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हम बोध प्रश्न करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमारे इस बार हो जाएंगे और सेकेंड पार्ट में हमारे सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे और ये चैप्टर 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने 2 पार्ट्स और बना रखे हैं, तो इंट्रोडक्शन अगर आपको पढ़ना है तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, उत्पादन की अवधारणा और उत्पाद की अवधारणा में अंतर बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, इन्हें हमें डीपली समझना होगा। तो उत्पादन की अवधारणा तथा उत्पाद की अवधारणा में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1 है हमारा, अगर हम इसको देखें, हम पहले देखेंगे आधार, फिर उत्पादन की अवधारणा, फिर उत्पाद की अवधारणा। तो सबसे पहले तो संस्थागत अंतर देख लेते हैं। इस अवधारणा की यह मान्यता है कि ग्राहक कम मूल्य वाला आसानी से उपलब्ध उत्पादों की ओर ही आकर्षित होते हैं। इसमें क्या है कि इस अवधारणा की मान्यता क्या है कि ग्राहक उन वस्तुओं की तरफ आसानी से आकर्षित होते हैं जिनका मूल्य कम होता है। और दूसरा है उद्देश्य का केंद्र बिंदु, इसके अधिक उत्पादन तथा उसका विस्तृत वितरण करना है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है कि अधिक उत्पादन करना और उसका विस्तृत वितरण करना, मीन्स बना तो लिया है, उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। इसका उद्देश्य उत्पादन वृद्धि द्वारा उत्पाद की लागत को कम रखना व पूर्ति को अधिक रखना है। कि अगर इसका एक और उद्देश्य है कि उत्पादन वृद्धि द्वारा प्रोडक्शन का इंक्रीज़ किया जाए और उसके द्वारा उत्पाद की लागत, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, उसको कम किया जाए और उसकी सप्लाई को अधिक किया जाए, जिससे कि अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो उस प्रोडक्ट को हम पूरा कर पाएँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्पाद की अवधारणा क्या होती है। तो उत्पादन होता है प्रोडक्शन, ठीक है, और उत्पाद होता है प्रोडक्ट। ओके, तो इस अवधारणा की मान्यता यह है कि ग्राहक ऐसे उत्पाद को अधिक महत्व देते हैं जिसकी गुणवत्ता, निष्पादन और अन्य विशेषता सर्वाधिक है। अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो ग्राहकों को ऐसा उत्पाद चाहिए जो अच्छी क्वालिटी का हो और उसमें कोई और स्पेशलिटी भी हो। ठीक है, तो अगर उत्पादन के हिसाब से देखेंगे तो ग्राहक कम मूल्य की ओर आकर्षित होते हैं कि जो सस्ता मिल जाए, लेकिन अगर वो क्वालिटी देखते हैं तो वो देखते हैं कि काफ़ी अच्छा हो, क्वालिटी बेटर हो और उसमें स्पेशलिटी भी हो। और इसका उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाना है, मीन्स जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी जो क्वालिटी वो बेटर हो जाए। जबकि इनका उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता के साथ ग्राहक की आवश्यकता और संतुष्टि का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है कि गुणवत्ता को तो बढ़ाना ही है, साथ में ग्राहक की आवश्यकता की, उसकी नीड्स क्या हैं और उसकी संतुष्टि, मीन्स उसको सेटिस्फेक्शन किन चीज़ों से मिलेगी, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो उत्पादन की अवधारणा और उत्पाद की अवधारणा में फ़र्क होता है। उत्पादन होता है जो प्रोडक्शन हो गया है, तो वो कैसा होगा, सस्ता होगा, तो ग्राहक तेज़ी से उसकी तरफ आकर्षित होंगे। और ये कि अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहती है फर्म और उसका विस्तृत वितरण भी करना चाहती है। और साथ ये कि उत्पादन अधिक भी हो और उत्पाद की लागत को कम किया जाए। ये उत्पादन की अवधारणा थी। और उत्पाद की अवधारणा में हमने कहा कि जो ग्राहक के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी हो और स्पेशलिटी हो उसमें, तभी ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित होंगे। और साथ ही ये भी देखना है कि ग्राहक की नीड्स कैसे पूरी होंगी और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे अधिक होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, विक्रय की अवधारणा और विपणन की अवधारणा में अंतर बताइए। विक्रय होता है सेल और विपणन होता है मार्केटिंग। कि अगर आप सेल तो कर रहे हो, लेकिन अगर मार्केटिंग अच्छी होगी तभी सेल होगी ना। कि अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है तो आपका मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसे अच्छे से सेल कर पाओगे। तो पहले हम एक का पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर खाली आता है विक्रय की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए तो आप ये लिख सकते हो और विपणन पर ये लिख सकते हो। ठीक है, तो एक का पूरा पढ़ने के बाद ही हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ पढ़ेंगे, संस्थागत उद्देश्य पढ़ेंगे और केंद्र बिंदु पढ़ेंगे। तो विक्रय की अवधारणा का अर्थ होता है ग्राहक को आक्रामक विक्रय तथा ग्राहकों को आकर्षित करने वाले उपायों को अपनाना। ठीक है, कि संस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये आक्रामक वो चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए, क्योंकि कोई भी फर्म होती है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है और ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उपाय अपनाती है कि किस तरह से जो कंज्यूमर है उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उनके प्रोडक्ट पर उसका ध्यान जाएगा। और साथ में इसका उद्देश्य है कि आक्रामक विक्रय, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, उसका उद्देश्य है कि कोई भी अगर प्राइवेट फर्म है उसका मेन मोटिव है
प्रॉफिट अर्न करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करना चाहेगी। और इसका मुख्य ध्यान उत्पाद को बेचने पर होता है। ये प्रधानता केवल विक्रय पर जोर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाए, इनका केंद्र बिंदु ये होता है। उसकी क्वालिटी क्या है, कैसी है, ये सब अलग बात है। तो हमने कहा कि विक्रय की अवधारणा में क्या हुआ कि इसमें आक्रामक विक्रय तथा ग्राहकों को आकर्षित करने के उपायों को अपनाना चाहिए, और इनका उद्देश्य आक्रामक विक्रय है, ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करें, और इनका ध्यान उत्पादक को बेचने की तरफ होता है। और प्रधानता क्या है, सिर्फ विक्रय पर जोर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, विपणन क्या होता है। विपणन की अवधारणा का अर्थ है संस्था को ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना चाहिए तथा अपने प्रतिद्वंदी से बेहतर तरीके से उसे संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, तो पहले तो ये देखना चाहिए कि उनका जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स क्या हैं, वो किस टाइप की प्रोडक्शन को पसंद करता है। दूसरा, जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे आप कुछ अच्छा दोगे और अपने जो कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर पाओगे, तभी वो आपकी चीज़ खरीदेंगे। तो मार्केटिंग का मेन उद्देश्य क्या है, ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना और प्रतिद्वंदी से बेहतर तरीके से उन्हें संतुष्ट करना, जितना कि उनका कॉम्पिटिटर नहीं कर पा रहा। उद्देश्य में फिर वही है कि ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करना है। और तीसरा, इसका मुख्य ध्यान इस बात पर होता है कि उन उत्पादों को विकसित किया जाए, उन प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी नीड्स को पूरा कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन था विक्रय की अवधारणा और विपणन की अवधारणा में अंतर बताइए। विक्रय था सेल और विपणन था मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, विपणन की अवधारणा और सामाजिक अवधारणा में क्या अंतर है। एक तो विपणन की अवधारणा हमने पढ़ी है अभी, वो और सामाजिक अवधारणा में क्या अंतर है। तो विपणन की अवधारणा के अंतर्गत ग्राहकों की ज़रूरतों को समझकर संतुष्ट करना आता है, जबकि सामाजिक अवधारणा का अर्थ उन ज़रूरतों को पूरा करते समय सामाजिक लक्ष्यों को ध्यान में रखना भी होता है, जिससे कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो पाए। क्योंकि हमें पता है हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, और उनके रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो हमें समाज को भी देखना पड़ता है कि सामाजिक लक्ष्य क्या है, कि जैसे कोई चीज़ हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उसको इस हिसाब से करना है सामाजिक लक्ष्य को कि हमारी समाज के प्रति भी जवाबदेही है। संसाधनों को, रिसोर्सेज को हम इतना ज़्यादा यूज़ ना करें कि आने वाली जनरेशन के लिए वो ना बचे, क्योंकि हमारे जो कुछ संसाधन होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना है कि अपनी नीड्स को पूरा करो, अपने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो करते ही रहो, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी बचा कर चलो। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मीन्स आधारिक संरचना। पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा जाए आदि। तो साथ ही साथ हमें पर्यावरण का संरक्षण का भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाए। विपणन की अवधारणा में ग्राहकों को राजा मानकर उसको संतुष्ट करने और उसकी आवश्यकताओं को निरंतर पूर्ति करने का ध्यान रखा जाता है। कहते हैं ना, उपभोक्ता को जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनको देवता की तरह से माना जाता है, वही उनके राजा हैं। क्योंकि ग्राहकों के लिए तो कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उनको संतुष्ट करना है और उनकी आवश्यकता की निरंतर पूर्ति का ध्यान रखना है। ये नहीं कि अभी तो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर दिया, लेकिन आगे आने वाले टाइम में नहीं कर पा रहे, तो कंटिन्यूसली सप्लाई होनी चाहिए। जबकि सामाजिक अवधारणा के अंतर्गत उस परिवेश या वातावरण का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है जिसमें हम रहते हैं। तो सामाजिक अवधारणा क्या है कि इसके अंतर्गत हमें उस एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रखना है, उस एनवायरनमेंट को भी का संरक्षक हमें बनना है जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, यानी कि प्रकृति को हमें दूषित नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विपणन के 4 P क्या होते हैं। ठीक है, तो विपणन के 4 P क्या हैं। विपणन में 4 P इस प्रकार हैं। पहली बात तो प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, फिर है प्रमोशन और फिर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट देखेंगे कि हम बना क्या रहे हैं, उसका मूल्य कितना रखना है, उसको किस तरह से प्रमोट करना है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, उनको उसके बारे में नॉलेज हो और फिर वो उस चीज़ को ख़रीद पाएँ। और फिर है वस्तु का वितरण, कि अगर वो उनको प्रमोशन भी कर लिया, लोगों को पसंद भी आ गई, वो ख़रीदना चाहते हैं, तो उसका फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वहाँ तक लोगों को पहुँचाया भी जाए। ठीक है, तो 4 P हो गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, योजनाबद्ध विपणन के 3 सिद्धांत बताइए कि किस तरह से प्लानिंग करके हमें मार्केटिंग करनी होती है। उसके 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं। इसमें पहला है ग्राहक मूल्य और ग्राहक समीकरण, कि हमें देखना है कि कंज्यूमर किस प्राइस पर कोई चीज़ लेना चाहते हैं और ग्राहक किस तरह की, हमें कंज्यूमर इक्वेशन भी देखनी है कि ग्राहक किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। सेकंड है प्रतिस्पर्धी या अवकलन लाभ,
कि जो भी कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट्स होते हैं वो किस तरह से हमें मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और भी लोग मार्केट में होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो उनके कंपैरिजन में हम किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और फिर है केंद्र बिंदु कि हमें सेंटर पॉइंट किसे मानना है, हम किस तरह से अपनी मार्केटिंग को करेंगे, तो हर चीज़ प्लानिंग के साथ करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 है विक्रय तथा विपणन के बीच अंतर बताइए। तो अभी हमने अवधारणा पढ़ी ही थी, लगभग ये वैसे ही है कि उसमें हमने अवधारणा पढ़ी थी कि क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनमें अगर और चीज़ देखते हैं तो इसमें क्या अंतर है। सबसे पहले तो विक्रय में उत्पाद पर जोर दिया जाता है, ठीक है, और विपणन में ग्राहक पर जोर दिया जाता है। इसमें तो विक्रय में हम कहते हैं हम क्या प्रोडक्शन करें उस पर जोर दिया जाता है, जबकि विपणन में हम देखते हैं कि ग्राहक को क्या चाहिए, क्या उसकी नीड्स हैं, कैसी उसकी नीड्स को फुलफ़िल किया जा सकता है। नंबर 2 है इसमें पहले उत्पाद बनाया जाता है, फिर उसे कैसे बेचना है ये तय किया जाता है कि पहले बना लिया प्रोडक्शन, अब बेचना कैसे है उसे तय करते हैं बाद में। जबकि विपणन में पहले संस्था ये तय करती है कि ग्राहकों की रुचि क्या है, हमें प्रोडक्ट बनाना क्या है, ठीक है। तो विक्रय में तो है कि बना लिया और फिर कैसे बेचना है ये देखना है, लेकिन विपणन में हमें देखना है कि ग्राहकों की रुचि क्या है, वो किस तरह का जो गुड्स हैं वो पसंद करते हैं, और फिर उत्पाद तय किया जाता है जिससे ग्राहक संतुष्ट हों। कि फिर हम देखेंगे कि हमें क्या प्रोडक्ट करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, किस प्रोडक्ट को हमें बनाना है। थर्ड अंतर है इसका विक्रेता की आवश्यकता पर बल दिया जाता है कि जो सेलर हैं उनकी आवश्यकता पर बल दिया जाता है, जबकि विपणन में खरीदार की आवश्यकता पर बल दिया जाता है कि खरीदार क्या खरीदना चाहते हैं, कंज्यूमर्स क्या पसंद करते हैं। फोर्थ है योजना कम समय के लिए उत्पाद व बाजार आज के सिद्धांत पर आधारित होती है कि सेलिंग जो करनी है वो कम समय के लिए होती है, या फिर देखते हैं कि आज हमें क्या करना है, किस तरह से हमें अपनी गुड्स को सेल करना है, ये आज पर डिपेंड करता है। जबकि विपणन में नए उत्पाद के रूप में योजना लंबे समय के लिए बाजार एवं भविष्य की उन्नति कल के सिद्धांत पर आधारित होती है कि हमें करना है कि नया उत्पाद बनाना चाहते हो तो आप देखोगे कि कंज्यूमर क्या पसंद करता है, जिससे कि वो लंबे समय तक आप उसकी आपूर्ति कर पाओ, सप्लाई कर पाओ, और मार्केट की और जो फ्यूचर में हमें उन्नति करनी है कि मार्केट हमारी इंक्रीज़ हो रही बढ़े, हमारी बनाई हुई जो चीज़ें हैं, जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़े और भविष्य में हमारी उन्नति हो, डेवलपमेंट हो, तो हम इसे कल पर आधारित होती है इसका सिद्धांत कि कल क्या होगा उसके लिए हम आज ही बल देते हैं, ठीक है। कि जैसे आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आप आज ही सोचोगे ना कि हमें पढ़ना है, तो इसी तरह विपणन में भी है कि अगर हमें उत्पाद को लंबे समय तक मार्केट में बनाए रखना है, अपने आप को, अपने भविष्य को उन्नति करनी है, लंबे समय तक काम करना है मार्केट में, तो कल के सिद्धांत पर यह आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है अंतर्राष्ट्रीय विपणन को परिभाषित कीजिए। देखो जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, या तो इनमें टिप्पणी के रूप में आएगा या फिर इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। तो जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं पिछले उसमें जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछे गए हैं, किस किस चैप्टर से आए हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, वो भी देख लीजिएगा। तो अभी हम बहुत प्रश्न कर रहे हैं, इसमें तो कुछ स्मॉल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसके सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे तो इसमें लॉन्ग आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वो फिनिश कर लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन को परिभाषित करना है हमें, तो विश्व स्तर पर ग्राहकों की ज़रूरतों को समझकर उन्हें पूरा करना व उन्हें संतुष्ट करना अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहलाता है। तो अगर सिर्फ हम देश में कर रहे हैं, ग्राहकों की नीड्स को समझ रहे हैं और उन्हें सेटिस्फाइड कर रहे हैं उतनी सेल करके, तो ये हो जाता है राष्ट्रीय विपणन। लेकिन अगर हम विश्व स्तर पर देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है आजकल, तो पूरे विश्व में ही अपना प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो, तो ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत संस्था विदेशों में अन्य उप संस्थाओं को स्थापित करके विपणन खराब संस्थाओं को अपने अंतर्गत ले लेती है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन करना है तो इसके अंतर्गत जो भी विदेशों में उप संस्थाएँ हैं, ठीक है, जो जैसे मेन ब्रांच यहाँ पर होती है, और कई देशों में जहाँ पर आपके बनाए हुए प्रोडक्ट की डिमांड हो, वहाँ पे सब फर्म्स खोली जाती हैं, उप संस्थाएँ खोली जाती हैं, और जो ख़राब संस्थाएं हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विपणन को परिभाषित किया जा सकता है कि किस तरह से हमें विश्व स्तर के ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना है, उन्हें संतुष्ट करना है, और जिन देशों में प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है वहाँ पे संस्थाओं को खोलना है। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुराष्ट्रीय विपणन तथा वैश्विक विपणन में अंतर बताइए। देखिए, विश्व में होता है कि कहीं भी, पूरे विश्व में, और बहुराष्ट्रीय में होता है, इसको MNCs कहते हैं, मल्टीनेशनल। ओके, तो इसमें फ़र्क है, एक मल्टीनेशनल में होता है 3, 4, 5 राष्ट्रों में होगा, ठीक है, कुछ राष्ट्रों में, और वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व में।
तो बहुराष्ट्रीय विपणन में प्रत्येक के लिए एक अलग विपणन योजना उस देश के अनुरूप तय की जाती है। मान लो हमें 4-5 देशों में विपणन करना है, तो ये बहुराष्ट्रीय विपणन हो गया। तो जिस देश में हमें विपणन करना है, मार्केटिंग करनी है, उस देश के अनुरूप ही अपनी रूपरेखा को हम तैयार करेंगे, प्लानिंग तैयार करेंगे। जबकि वैश्विक विपणन में पूरे विश्व को एक बाजार मान लिया जाता है और ऐसे उपभोक्ताओं की खोज की जाती है जिन्हें एक ही लेवल के उत्पाद और वितरण मिश्र द्वारा संतुष्ट किया जाए। ठीक है, तो वैश्विक विपणन में हम मान लेते हैं कि पूरा जो विश्व है एक ही बाजार है और उसमें जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं वो किस लेवल पर प्रोडक्शन को पसंद करते हैं और उन तक किस तरह से अपने मार्केटिंग करके उन तक पहुंचाया जा सके। बहुराष्ट्रीय विपणन में भिन्न देशों में वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, तो हमने उत्पाद को और विपणन को मिक्स किया था, तो उसमें विभिन्न देशों में वातावरण के अनुसार बदलता रहता है और इन देशों में संचालित सह कार्यालय स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो वहाँ पे ऑफिसेज खोले गए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर स्वतंत्र रूप से वो कार्य करते हैं। वैश्विक विपणन एक इकाई के रूप में देशी विपणन के संपूर्ण समुच्चय के रूप में होता है। तो वैश्विक विपणन है वो, उसको हम एक यूनिट मान लेते हैं क्योंकि हमने पूरे बाजार को, पूरे विश्व को एक ही मार्केट माना है। तो इसमें देशी विपणन जैसे हम अपने देश में विपणन करते हैं उसका संपूर्ण समुच्चय के रूप में होता है। तो बस ये है कि मान लो ये देश इतना है और ये विश्व इतना बड़ा है, तो हम पूरे विश्व को ही एक यूनिट मानते हैं, जैसे कि हम देश को एक यूनिट मानते हैं। तो उस हिसाब से विपणन किया जाता है। इसमें विपणन की एक ही योजना तैयार की जाती है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा पर सर्व और मानकीकरण के स्तर के साथ ही मूल और सांस्कृतिक स्तर पर भी प्रभावकारी हो। तो क्योंकि हमने पूरे विश्व को एक ही मान लिया है, तो इसमें इस तरह से मानकीकरण के स्तर निर्धारित किए जाते हैं। तो जो वहाँ पर मूल स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर, क्योंकि पूरे देश में वैसे तो सबका कल्चर अलग अलग होता है, लेकिन क्योंकि हमने पूरे विश्व को एक ही माना है तो सांस्कृतिक स्तर पर भी प्रभावकारी हो ये देख लिया जाता है। तो बहुराष्ट्रीय में होता है कि कई राष्ट्रों में करना है तो अलग अलग तरीके से योजना तैयार की जाएगी, जबकि वैश्विक विपणन में होता है कि पूरे विश्व को एक मान लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय विपणन में अंतर बताइए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय वही वैश्विक हो गया और बहुराष्ट्रीय जो भी हमने पढ़ा था। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बहुराष्ट्रीय विपणन की अपेक्षा कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन होता है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है। देखो वो विश्व था ग्लोबलाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय है, इसको इंटरनेशनल कहते हैं। इंटरनेशनल मतलब नेशनल का, एक नेशनल का दूसरे नेशनल के साथ। तो इसमें भागीदारी बहुराष्ट्रीय विपणन की अपेक्षा कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में संस्था विदेशों में अपनी उप संस्था स्थापित कर लेती है और वहाँ पर व्यापार का संचालन करती है। संस्था अपने घरेलू वितरण का विस्तार करती है। बहुराष्ट्रीय विपणन में प्रत्येक देश के वातावरण व संस्कृति के अनुसार वहाँ का विपणन मिश्र तैयार किया जाता है। प्रत्येक विदेशी सह कार्यालय एक पृथक और स्वतंत्र इकाई पर कार्य करता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बहुराष्ट्रीय विपणन, बहुराष्ट्रीय तो विपणन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कई राष्ट्रों में विपणन किया जाता है और हर राष्ट्र के हिसाब से वहाँ का विपणन मिश्र यानी कि वहाँ पे प्लानिंग तैयार की जाती है और हर विदेशी सह कार्यालय होता है और वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बहुराष्ट्रीय विपणन की अपेक्षा कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में संस्था विदेशों में अपनी उप संस्थाएं स्थापित कर लेती है, विदेशों में सब जगह, और एक विश्व के हिसाब से ही कार्य किया जाता है। जैसे कि हमने वैश्वीकरण का पढ़ा था, लगभग ऐसा अंतर्राष्ट्रीय का भी ऐसा ही होता है। बहुराष्ट्रीय में कुछ गिने चुने राष्ट्र होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय में पूरा विश्व आ सकता है। तो ये लगभग एक जैसे सही है, वैश्विक भी और अंतर्राष्ट्रीय भी लगभग एक जैसे, पूर्णतः एक जैसे नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, किसी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के कारणों को बताइए। कोई संस्था है वो इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करना चाहती है, तो ऐसी क्या रीज़न है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश करना चाहती है। आंसर है, किसी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, घरेलू मांग के लगातार बढ़ने से कई कंपनियां देश की सीमाओं को पार कर देती हैं। अब घरेलू मांग मतलब डोमेस्टिक जो डिमांड है, अपने देश में जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती रहती है, तो कई कंपनियां देश की सीमाओं को पार कर देती हैं, दूसरी देश में भी अपनी मार्केटिंग करती हैं। दूसरा है सरकार की प्रोत्साहनकारी नीतियां या लाभप्रद नीतियां। अब अगर मान लो गवर्नमेंट है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिससे कि आप एक्सपोर्ट के लिए क्रेज़ी हो या आपके लिए वो पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, तो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया जाता है। तो
मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। देखो, घरेलू मांग के लगातार बढ़ने से, अब घरेलू मांग एक तो होती है अपने देश में बढ़ रही है, एक होता है कि सभी देशों में घरेलू मांग बढ़ रही है, डोमेस्टिक मांग जो है ना, डोमेस्टिक डिमांड वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जब कोई देश अपने घरेलू मांग को पूरा नहीं कर पाता तो वो बाहर से आयात करता है, बाहर से आयात करता है यानी कि दूसरे देशों से मंगाएगा। दूसरे देशों से मंगाएगा तो जो देश दूसरे देशों से मंगाने के लिए क्रेज़ी होंगे, तो जो एक देश है वो दूसरे देशों में अपनी चीज़ों को भेजेगा। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो सपोज़ मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने डोमेस्टिक डिमांड को तो पूरा कर ही पा रही हूँ, साथ में मेरी बनाई हुई गुड्स की डिमांड दूसरे देशों में भी है। ठीक है, क्योंकि उनकी भी घरेलू मांग बढ़ रही है और वो अपनी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या वहाँ के कंज्यूमर और कुछ अच्छा चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वो अपनी डिमांड बढ़ाएंगे। अब जब मुझे लगेगा कि मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे देशों में भी है, तो क्या होगा, हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश कर देंगे। दूसरी बात है कि सरकार भी एक्सपोर्ट के लिए प्रोत्साहनकारी नीतियाँ बनाती है, लाभप्रद नीतियाँ बनाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब हमारे पास फ़ॉरेन करेंसी आएगी, और किसी भी देश में जितनी ज़्यादा फ़ॉरेन करेंसी होती है वो उस देश के लिए अच्छा माना जाता है। थर्ड हो गया, विदेशी बाज़ारों की अत्यधिक विकास क्षमता विदेशी बाज़ारों में प्रवेश करने वाली संस्थाओं के लिए आकर्षण पैदा करती है। तो विदेशी बाज़ारों की अत्यधिक विकास क्षमता होती है, जो भी फॉरेन मार्केट्स होती हैं विदेशों में, फॉरेन में, तो इसमें ज़्यादा अगर डेवलपमेंट की कैपेसिटी है तो हमें विदेशी बाज़ारों में प्रवेश करने वाले संस्थाओं के लिए आकर्षण पैदा करती है। हमें लगता है कि हमें दूसरे देशों में भी अपने माल का विपणन करना चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए। फोर्थ है, तकनीकी विकास ने उत्पादन को बढ़ाया जिससे विदेशी बाज़ारों की ज़रूरत पड़ी। तो टेक्निकल डेवलपमेंट हुई, उससे प्रोडक्शन बढ़ा, तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और उतनी डिमांड नहीं है डोमेस्टिक मार्केट में, जैसे अपने देश में इतनी डिमांड नहीं है और प्रोडक्शन बहुत हो गया है, तो हम दूसरी विदेशों की मार्केट को ढूंढेंगे जहाँ पे अपनी गुड्स को हम सेल कर सकें। फिर है, अपने लाभों को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यावसायिक घरानों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की ओर रुख किया। अब जो व्यावसायिक घराने हैं, बड़े बड़े जो टाटा बिरला वगैरह जो हैं, जो बिज़नेस करते हैं, बड़े बड़े घराने हैं, तो उन्होंने अपने लाभों को बढ़ाने के उद्देश्य से कि उनके प्रॉफिट्स और अधिक हो जाएं, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की ओर रुख किया। तो डोमेस्टिक अपनी डिमांड को पूरा करने के बाद, अपने देश की डिमांड को पूरा करने के बाद उनके पास एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है उसे उन्होंने दूसरे देशों में बेचा, या उन्हें लगता है कि डोमेस्टिक में उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, और उनका मेन मोटिव क्या होता है, उनका मेन मोटिव होता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाना। तो कई बार वो डोमेस्टिक डिमांड को इग्नोर करते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की ओर रुक कर जाते हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा लाभ मिले। फिर है विविधता, अर्थात कई बाज़ारों में कार्य करने के अनुकूल व प्रतिकूल प्रभावों का असर कम दिखाई देता है। कि विविधता मतलब कई बाज़ारों में, कई देशों में हम कार्य कर रहे हैं, तो किसी देश में अनुकूल प्रभाव होते हैं, कभी किसी देश में प्रतिकूल होते हैं। अनुकूल प्रभाव में आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, और मान लो किसी देश में जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, तो वो आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। मान लो किसी देश में आप बिज़नेस कर रहे हो या अपने देश में कर रहे हो, वहाँ पे आपको प्रतिकूल प्रभाव मिल रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जो गुड्स की उतनी कीमत आपको ना मिल पाए जितने की बाहर मिल रही है, तो वो अनुकूल प्रभाव हो गए। तो कुछ अपने देश में बेच दिया और कुछ बाहर बेच दिया, या फिर वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो अपोजिट होते हैं ना प्रभाव, अनुकूल और प्रतिकूल, उनका असर आपस में कम हो जाता है, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। फिर है, मुद्रास्फीति की दर एवं मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश किया जाता है। मुद्रास्फीति क्या होता है कि जब लगातार किसी चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं या मूल्य बढ़ता चला जाता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोर्ट ही करोगे, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो सकता है कि अपने देश में किसी चीज़ की वस्तु की कीमत ज़्यादा है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में से उसको आयात कर सकते हैं। फिर है, प्रतिरोधी प्रतिद्वंद्विता के कारण कभी कभी क्या होता है कि अपने देश में ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, प्रतिरोधी प्रतिद्वंद्विता हो जाती है, तो इसके कारण कुछ डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं वो अपने देश में अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे नहीं टिक पाती, तो भी वो दूसरे देशों की ओर रुख कर जाती हैं। और नाइन्थ है, कौशलपूर्ण दृष्टि, कि अगर हम कहते हैं कि हमें इतनी कैपेसिटी है कि हम बहुत सारी जो गुड्स की सप्लाई है वो कर सकते हैं, अपने देश में करने के बाद भी एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोडक्शन है और हमारी कौशलपूर्ण दृष्टि है, हमें लगता है कि बाहर अगर हम बिज़नेस करें तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, हमारे लिए भी अच्छा है और हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ से फॉरेन करेंसी आएगी जो हमारे देश को आगे बढ़ावा देगी। तो इसके कारण भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, उस एक भारतीय कंपनी की पहचान कीजिए जिस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसने अपनी पहचान बनाई। उन कारणों को भी जानने का प्रयास करें कि यह संस्था क्यों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई होगी। तो आंसर है एक सत्यम कंप्यूटर एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, तो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमने कहा है ना क्वेश्चन में कि भारतीय कंपनी की पहचान करो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसने अपनी पहचान बना ली है, और वो कारण बताओ जिसकी वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई। सिर्फ वो राष्ट्रीय बाजार यानी कि अपने देश में ही क्यों नहीं रही, दूसरे देश में क्यों गई अपने गुड्स को सेल करने के लिए। तो एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है सत्यम कंप्यूटर, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना चुकी है। सत्यम कंप्यूटर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश घरेलू बाजार के दबाव के कारण किया। अब ये घरेलू बाजार का क्या दबाव था? घरेलू बाजार बहुत सी भारतीय संस्थाओं को अपना व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर करने के लिए दबाव डालता है। जैसे हमने कहा ना, डोमेस्टिक जो मार्केट है हमारी, तो अपने देश में हो सकता है कि कुछ ऐसे हमने जो भी ऊपर इतने सारे टॉपिक्स पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे कि कई बार क्या होता है कि अपने देश में हम जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके आगे नहीं टिक पाते, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे अपने देश में वो चीज़ कम रेट पर बेचनी पड़ी है, बाहर हमें ज़्यादा रेट्स मिल जाते हैं उस चीज़ के, या फिर कोई भी और अन्य रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि हमारे देश में जो पॉलिसीज़ हैं प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वो इतनी बेनिफिशियल नहीं हो जितनी कि बाहर हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि घरेलू बाजार बहुत सी भारतीय संस्थाओं को अपना व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर करने के लिए दबाव डालता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप सॉफ्टवेयर की मांग में वृद्धि हुई, जिसने बहुत से सॉफ्टवेयर निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने को आकर्षित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय जब बाजार में वृद्धि हो रही है, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन हाई स्केल पे है, सबका सब डिजिटल ही हो गया है, तो इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर की डिमांड हो रही थी ज़्यादा। ठीक है, तो हम भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपको पढ़ा पा रहे हैं, जैसे कि तो ये सारा सॉफ्टवेयर का ही तरीका होता है। तो अपने देश में तो सॉफ्टवेयर की मांग बढ़ी रही थी, साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी वो मांग बढ़ी। इससे सॉफ्टवेयर निर्माता जो थे वो अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ आकर्षित हुए, अट्रैक्ट हुए। यहाँ सॉफ्टवेयर के लिए एक बड़ा बाज़ार है, तो सिर्फ अपने देश में ही ना बेच के उन्होंने दूसरे देशों में भी बेचा, तो एक ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो एक मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो भारतीय कंपनी कौन सी है? सत्यम कंप्यूटर है। वैसे तो और भी कंपनियां हैं, लेकिन फ़िलहाल हमसे एक ही पूछा गया था। अब यहाँ तक हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।